बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। और सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। कप्तान और फौज के दरमियान मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं, टेबल लग गया है। व्यूअर्स, इसकी मुकम्मल तफसील और जो खबरें आ रही हैं दोनों तरफ से, इसका हाल अहवाल मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर फोर्सेस ना होती तो बेहतर होता, ये किस जज के अल्फाज हैं और उन्होंने ऐसा क्यों कहा, बल्कि अगर ये कहा जाए कि वो ऐसा कहने पर क्यों मजबूर हुए, इसकी भी मुकम्मल तफसील शामिल करेंगे आज के इस नशिस्त के अंदर। और फिर कर्नल, मेजर और कैप्टन को 14 साल की कैद सुनाई गई है पाकिस्तान में। ये कौन है, इसका भी हाल अहवाल आपके सामने रखेंगे। लेकिन फिर सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि एहतसाब अदालत के जज हैं जी मोहम्मद अली वड़ैच साहब, जो 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत कर रहे हैं डैला जेल के अंदर। पिछली 2 समातों के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला पेश नहीं हो सके और उन्हें रोका गया जेल के दरवाजे पर। और मोहम्मद अली वड़ैच, एहतसाब अदालत के जज ने यह कहा था कि अगर आइंदा समाअत पर आप पेश ना हुए तो हम आपके बगैर समाअत को आगे बढ़ाएंगे और फिर फैसला दे दिया जाएगा। यहां पर एक कर्नल साहब का जिक्र किया गया, नईम पंजोता एंड कंपनी की तरफ से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने भी कहा कि हमारे वकला को कंट्रोल किया जाता है बाहर और रोकने की कोशिश की जाती है, और जेल के अंदर आना या ना आना या किसको रोकना है ये किसी और की मर्जी से होता है। हम बाहर खड़े थे, हमें अंदर नहीं आने दिया गया। तो मोहम्मद अली वड़ैच साहब ने उसके बाद हुक्म दिया और रिटन ऑर्डर में लिखा गया कि आप पेश अगर नहीं होंगे तो हम फिर फैसला देंगे। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला को ये चाहिए था कि इस मामले को बाकायदा तौर पर टेकअप किया जाता कि सर हम तो बाहर खड़े थे, लेकिन जो जेलर साहब हैं इन्होंने हमें अंदर नहीं आने दिया। ऐसी कोई रिटर्न एप्लीकेशन नहीं आई, नंबर 1। दूसरी चीज़ आज ये हुई है जी कि नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल सरदार मुजफ्फर अब्बासी साहब और मोहम्मद जो अमजद परवेज साहब हैं वो टीम के हमरा अदालत में पेश हुए हैं, और इमरान खान और बुशरा बीबी के वकील भी अदालत में पेश हुए। और वकला सफाई ने दूसरे गवाह यानी डिप्टी डायरेक्टर नैब उमैर जो हैं उन पर जरा मुकम्मल कर लिया। अब 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर जो टोटल 35 गवाहान के ऊपर जरा मुकम्मल कर ली गई है और समाअत अब 3 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई है। लेकिन व्यूअर्स, आज की समाअत इसलिए भी अहम थी, हम पिछले कुछ अरसे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मुज़ाकरात की बहुत सारी स्टोरीज जो हैं वो आप तक लेकर आए। बहुत सारी खबरें दीगर चैनल्स के ऊपर भी आप देख रहे होंगे। पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा मुज़ाकरात के हवाले से आपको मुख्तलिफ इस वक्त आरा भी दे रहा है और मुख्तलिफ किस्म की वाइब्स आ रही हैं। लेकिन पिछले 1 महीने से, बल्कि 1 हफ्ते से ये बातें ज़रा तेज़ हो गई, और फिर इमरान खान की जो बॉडी लैंग्वेज है, जो उनकी स्टेटमेंट्स हैं, वो हमें कुछ और पैगाम दे रही हैं। आज जो पहली जो रुकावट खड़ी की गई है, सहाफ़ियन जी साकिब बशीर इस्लामाबाद को ये कवर करते हैं, हाई कोर्ट्स को और दीगर अदालतों को, इन्हें अदालत के अंदर नहीं जाने दिया गया और 190 मिलियन पाउंड केस की कवरेज के लिए जेल के अंदर जाने से इन्हें रोक दिया गया। और खान साहब जब सहाफ़ियों से गुफ्तगू कर रहे थे, जो पहला जुमला उन्होंने कहा वो ये था कि तो साकिब को अंदर आने की इजाज़त नहीं मिली। यानी इमरान खान को ये पता था कि आज साकिब को रोक लिया जाएगा। साकिब बशीर एक अच्छे रिपोर्टर हैं जी, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ये कवर करते हैं। अगर आप इनकी जो एक्स के ऊपर, ट्विटर के ऊपर जाकर देखें, इनकी टाइमलाइन के ऊपर, तो इमरान खान के साथ जितनी ज़्यादतियाँ होती रही आमिर फारूक साहब के हवाले से और दीगर जजेस की जो मुदाखलत वाला मामला था, और इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो केसेस हैं, इसके ऊपर आपको अगर कोई फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो ऑब्वियसली साकिब बशीर के ट्विटर हैंडल के ऊपर आपको मिलती है। और फिर ऑब्वियसली ये खबरें जो साकिब बशीर साहब देते हैं शायद किसी को पसंद नहीं आती, इसलिए आज इन्हें जेल के दरवाजे पर रोक दिया गया। अब खान साहब ने जो गुफ्तगू की है, आपने पिछले 1 हफ्ते के अंदर इमरान खान की बॉडी लैंग्वेज और जो उनकी स्टेटमेंट्स को अगर आप गौर से देखें, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का तिल मिलाना और जिस तरह से वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं, पाकिस्तान की अदलिया पर ताबड़तोड़ हमले नाम लेकर किए जा रहे हैं, और फिर इसके साथ साथ पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को जो पैगाम दिया जा रहा है 9 मई के हवाले से बयानिए को हवा देकर, ये सब हमें बता रहा है कि मुज़ाकरात जो पिछले 1 हफ्ते से जो खबरें आ रही थी, ये आज नहीं बल्कि काफ़ी देर से पहले से शुरू हो चुके हैं और दोनों तरफ से सिग्नलिंग की जा रही है। अक्टूबर की बात आपने सुनी कि चीफ जस्टिस तब्दील होंगे और इंतखाबात, और फिर दूसरी तरफ जो पाकिस्तान की मईशत को जिस तरह से इस हुकूमत ने हैंडल किया, वो भी हमें ये पैगाम दे रहा है, ये मंजरनामा, कि हालात इनके ख़राब हैं और बाऊजी परेशान हैं कि हम किस तरह इन हालात को कंट्रोल करें।
पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान जी मुज़ाकरात आज के नहीं हो रहे हैं, बहुत पहले से हो रहे हैं। ये अलग बात थी कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को कहा जाता रहा कि 9 मई के हवाले से हमारे से बात करें, इसके ऊपर आपको कामयाबी नहीं हुई। लोधी साहब, उन्होंने कहा, खालिद लोधी साहब का एक जो पाकिस्तान के खैर खाहों के नाम से एक ग्रुप सामने आया, उसमें ये तमाम चीज़ें इमरान खान तक पहुंचाई गई, मगर खान साहब को जो कहा जा रहा था कि आप 9 मई के ऊपर अपनी गलती को तस्लीम करें, माफ़ी मांगे। इमरान खान मुतअद्दिद दफ़ा अपने बयानात के ज़रिए कह चुके कि जब हमने गलती की नहीं और जिन्होंने की है आप उन्हें पकड़ें, तो हम किस तरह से उस गलती को तस्लीम कर लें जिसका हमारे ऊपर जो है मलबा गिराने की कोशिश की जा रही है। अब हुआ ये व्यूअर्स के खान साहब ने अलन ऐलान, इससे पहले ये खबरें ज़राए से आती थी ना, लेकिन अब इमरान खान ने बाकायदा तौर पर इसका ऐलान कर दिया कि फ़ौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे, हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। हमने फ़ौज पर इल्ज़ामात नहीं तनकीद की थी। मैं फ़ौज पर इल्ज़ामात नहीं तनकीद कर रहा हूं। घर में कोई बिगड़ा हुआ बच्चा हो तो उस पर तनकीद की जाती है। फ़ौज पर तनकीद इस वजह से की थी क्योंकि तनकीद जमहूरियत का हुस्न है। अच्छा, अब इस स्टेटमेंट को 1 घंटा भी नहीं हुआ और दूसरी तरफ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जो हम बात हमेशा से करते रहे कि इन्हें खतरा ये है कि अगर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से इमरान खान की बात शुरू हो गई तो फिर हमारा क्या होगा। हमने तो इकट्ठे जीने मरने की कस्में खाई थी और हमारी मंजिल अभी 5 बरस इसमें पड़े हुए हैं। हमने तो बहुत सारे राहिल को भी तय करना है इकट्ठे, लेकिन अगर ये सपोर्ट हमारे पीछे से ख़त्म हो गई तो हम फिर कहीं के नहीं रहेंगे। व्यूअर्स, इसका एक जवाब मरियम औरंगज़ेब ने इन अल्फाज में उसके फौरी बाद दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया और वो ये कहती हैं कि माफ़ी नहीं मांगूंगा, खुद साख्ता इनकलाबी मिन्नतें तरले पर उतर आया है। खुद साख्ता इनकलाबी फ़ौज से किस बात के मुज़ाकरात चाहता है। अच्छा, अब इनको तकलीफ पता क्या है कि इनको तकलीफ ये है कि इमरान खान पाकिस्तान की इन सियासी जमातों से बात नहीं करना चाहता है, क्योंकि मसला सर इसमें यह है कि वो लोग जो बेनिफिशरी हैं, जिन्होंने फॉर्म 45 को दबाकर फॉर्म 47 लाकर इस हुकूमत को बनाया और जिनकी हुकूमत फॉर्म 47 पे खड़ी हुई है, अगर ये केसेस इंडिपेंडेंट अदालतों में गए, इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में इन केसेस की समाअत शुरू हुई, तो फिर काजी नहीं होगा आपको बचाने के लिए। और जब काजी नहीं होगा और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से इमरान खान की बात शुरू हो गई और दूसरी तरफ नवंबर उसके ऊपर आप किसी कॉम्प्रोमाइज पोजीशन में नहीं आएंगे, तो फिर जो इनकलाब आप लाना चाहते हैं अपने बाऊजी के जरिए, इनकलाब आने से पहले ही खत्म हो जाएगा। इसीलिए कुछ घंटे भी नहीं गुजरे और मरियम औरंगज़ेब मैदान में आ गई और उन्होंने ये बातें जो हैं वो शुरू कर दी। और फिर वो ये भी कहती हैं कि खुद साख्ता इनकलाबी फौज से किस बात के लिए मुज़ाकरात जो है वो करना चाहता है। और दूसरी स्टेटमेंट उन्होंने जारी की इसी मौके पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में के शोहदा के मुजस्मे तोड़कर GHQ और एयरबेस पर हमले करके कोर कमांडर का घर जलाकर फौज से मुज़ाकरात की बात करते हैं। 9 मई के गुनाह की माफ़ी मांगो। सर, मसला यहां पर यह है कि अगर 9 मई का गुनाह वाकई हुआ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसमें मुलविस थी, तो आपके पास बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ थी जिन अपॉर्चुनिटीज़ को आप इस्तेमाल करते हुए इमरान खान को इस पूरे मुकदमे के अंदर जो है वो मुलजिम डिक्लेयर करते और मुलजिम डिक्लेयर करने के बाद सबूतों की बुनियाद पर पाकिस्तान की अदालतों से मुजरिम करार देने के फैसले लेते। आप ये बार बार कहते हैं ना कि सच बोलने की मशीन थी, नादिर मौका था। सर, नादिर मौका आपके पास भी था। 12 मुकदमात हैं हाई कोर्ट के अंदर जिनमें जिस्मानी रिमांड लेने के हवाले से आपने बात की, अदालत ने आपको उठाकर बाहर फेंक दिया। अदालत क्या कह रही थी? अदालत ये आपसे कह रही थी कि अगर आपके पास कोई नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद हैं तो लाएं और हम जिस्मानी रिमांड आपको देने के लिए तैयार हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब खौफ इनको ये लग गया कि वो बातें जो आज से ठीक 3 माह पहले शुरू हुई, खालिद लोधी हो या इसके अलावा पाकिस्तान के खैर खाओं का ग्रुप हो या एजाजुल हक साहब हो, मोहम्मद अली दुरानी हो, या वो लोग जो इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब समझे जाते हैं, बल्कि उनका पैगाम लेकर जेल में भी गए, इमरान खान से बात करने के हवाले से उन्होंने एक माहौल भी बनाया और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के जो डिमांड्स थी वो इमरान खान के सामने भी रखी। अब इन्हें खतरा ये लग गया है कि अगर इसके ऊपर बातचीत का दौर शुरू हो गया तो फिर हमारा क्या बनेगा, और इसीलिए अब ये इस तमाम स्टेटमेंट्स जो हैं वो जारी की जा रही है। क्योंकि व्यूअर्स, ये जो मैंने लिखा है ना अपने थंबनेल के अंदर भी कि मुज़ाकरात टेबल लग गई और सज गई और इमरान खान मुज़ाकरात शुरू हो गए। अब इमरान खान ये ऐसे ही नहीं कह रहे थे कि हम पाकिस्तान की फ़ौज से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं और अपना नुमाइंदा मुकर्रर करें। इससे पहले भी दबे अल्फाज में इमरान खान ये बात कर चुके हैं। आज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब हुकूमत के हालात बहुत पतले हो गए और जिस सपोर्ट के ऊपर ये हुकूमत बहुत ज़्यादा
मान कर रही थी, अब वो सपोर्ट इनके पास से खिसकना शुरू हो गई है। ये अच्छी खबर पाकिस्तान के लिए इसलिए है जी क्योंकि वो हुकूमत जिसे पाकिस्तान की आवाम ने अवामी मैंडेट देकर पार्लियामान में भेजा, और वो लोग जो फॉर्म 47 वाले थे, इसमें एक बड़ा फ़र्क है। अगर असल हुक्मरान पाकिस्तान की पार्लियामेंट में आ जाएंगे तो इससे जमहूरियत मजबूत होगी, और बात उन्हीं से की जाती है जिनके डंडे पर यह हुकूमत इस वक्त कायम है। अवामी मैंडेट डंडे के साथ जब पार्लियामान में पहुंचेगा तो फिर पॉपुलर फैसले होंगे, और ये पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर है। ये 9 मई का बयानिया अब ख़त्म होना चाहिए। पाकिस्तान को तरक्की करनी है, इसलिए ये 9 मई के बयानिए को साइड पर रखकर अब पाकिस्तान के लिए तमाम ताकतों को सोचना पड़ेगा। खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले में के हवाले से बात ये कही कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सज़ा गैर कानूनी सुप्रीम कोर्ट करार देता है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सज़ा के पीछे जनरल ज़ियाउल हक का हाथ था, सकूत ढाका के पीछे जनरल याहिया खान का हाथ था। तो अगर तनकीद पाकिस्तान की आवाम नहीं करेगी जिसके जमहूरियत के ऊपर असरात मुरतब हुए, तो हम पाकिस्तान के अंदर हकीकी जमहूरियत कैसे लाएंगे। खान साहब ने जी एक तो ये जो जमात इस्लामी का जो धरना है इसकी एक हमायत की है, और इमरान खान ये कहते हैं कि तहरीक इंसाफ के लोगों और लीडरशिप से कहता हूँ कि जमात इस्लामी के धरने और एहतजाज में भरपूर शिरकत करें। मैं दिल से इस मुजाहरे की हमायत करता हूँ चूँकि ये गरीब पाकिस्तानियों के मसाइल के मुतल्लिक है। मैं आपको पिछले जब से ये धरना शुरू हुआ पिछले 5-6 रोज़ से ये कह रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को जाना चाहिए, चूँकि अवामी जो नुमाइंदे होते हैं ना, उनका मकसद क्या होता है पार्लियामान में आने का, कि अवाम की नुमाइंदगी कर सकें। और अगर आप अवाम की नुमाइंदगी उन धरनों में बैठकर नहीं करेंगे जो अवाम के लिए जिनका एहतमाम किया जाता है, तो फिर मेरा ख्याल है कि आपके वजूद की कोई हैसियत नहीं है। इसीलिए जमात इस्लामी हो, इवन के फजल रहमान साहब भी अगर धरना देते हैं हुकूमत के खिलाफ, बिजली के बिलों के खिलाफ, फॉर्म 47 वाली हुकूमत के खिलाफ, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और दीगर लोगों को भी उसमें भरपूर तरीके से शिरकत करनी चाहिए। व्यूअर्स, 5 अगस्त के जलसे के हवाले से भी खान साहब ने कुछ बातें कही हैं, और वो ये कहते हैं कि सवाबी में एक बड़ा जलसा करने जा रही है तहरीक इंसाफ, और इसके बाद इंतज़ामिया इजाज़त दे या ना दे, इस्लामाबाद में हम ज़रूर जलसा करेंगे। और ये बहुत ही अहम नुक्ता उठाया गया चूँकि तौहीन अदालत की जो कार्रवाई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसके ऊपर नोटिस जारी कर दिए, और IG इस्लामाबाद और दीगर लोगों से जवाब तलब किया है। अब एक खबर मैं आपको कह रहा था ना कि ये जो खबरें खान साहब से मंसूब करके पाकिस्तान का मीडिया चलाता है, इनमें हकीकत नहीं होती। नैब के हवाले से भी बातें कल एक टेलीविजन चैनल ने रिपोर्ट की कि प्रोसिक्यूटर से खान साहब ने माफ़ी मांगी, और अगर आप उस खबर की लैंग्वेज को देखें तो वो ऐसा लगता है कि ये इमरान खान नहीं हो सकता। इमरान खान की ना ही इस तरह का अगर किसी असूली मौक़िफ़ पे वो डट गए तो फिर उससे पीछे हटने वाले नहीं हैं, और यही हुआ। आज नैब प्रोसिक्यूटर के हवाले से खान साहब ने एक स्टेटमेंट जारी किया, और वो ये कहते हैं कि मैंने नैब प्रोसिक्यूटर से कोई माफ़ी नहीं मांगी, माफ़ी की सारी खबरें गलत हैं। मैं कल भी कह रहा था और आज भी कहता हूं कि जाली और झूठे मुकदमात बनाने की सिर्फ 2 वजूहात हो सकती हैं, या तो नैब वाले जाहिल और बेवकूफ़ हैं, या फिर वो ज़मीर फरोश हैं। तो जनाब स्टेटमेंट तो वही स्टैंड कर रही है। तो कहाँ इमरान खान ने माफ़ी मांगी, इस पर उन लोगों को माफ़ी मांगनी चाहिए जिन्होंने ये खबर रिपोर्ट की है। बलूचिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल करते हुए खान साहब ने यह भी कहा कि जिन लोगों को उठाया जा रहा है कानून की हुक्मरानी, और जिस तरह से पंजाब के हालात हैं, पाकिस्तान के अंदर इदारों को अपना किरदार अदा करना चाहिए, और सोशल मीडिया की टीम को जिस तरह तनकीद का निशाना बनाया गया और जिस तरह तशद्दुद का निशाना बनाया गया, इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसकी भरपूर तरीके से मजम्मत करते हैं। और फिर 25 सोशल मीडिया के लोगों को अगवा जो है पाकिस्तान में किया गया। अब तो जी एक आम सी बात हो गई है लोगों को उठाना पाकिस्तान के अंदर, और कीनिया के, सीरिया के, अफ़गानिस्तान के हालात को अगर आप देखा जाए तो वो पाकिस्तान भी इन्हीं हालात में इस वक्त जो है वो घिरा हुआ है। इमरान खान साहब ने जी एक और भी आज ऐलान कर दिया, और ये भी मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खान साहब ये कहते हैं, आमिर फ़ारूक साहब के हवाले से उन पर कड़ी तनकीद करते हुए उन्होंने कहा कि जस्टिस आमिर फ़ारूक मुझे टहरियान केस में फंसाना चाहते थे। मेरे और अहलिया के सारे केसेस आमिर फ़ारूक क्यों सुनते हैं? मुझे जुडिशल कमीशन से अगवा किया गया तो आमिर फ़ारूक ने उसे दुरुस्त करार दिया, और मैं ये मुतालबा करता हूँ कि आमिर फ़ारूक साहब मेरे और बुशरा बीबी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी केसेस हैं उनसे आप अलग हो जाएं। अच्छा जी, हुआ इसमें एक और भी डेवलपमेंट है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि आज मंगल आमिर फ़ारूक साहब ने इस केस को टेकअप करना था। खान साहब का एक केस था, ये जो सज़ाओं के हवाले से तोशा खाना, इसके ऊपर
कॉज लिस्ट में पहले ये केस को लगाया गया और फिर बाद में इसको हटा दिया गया। अब ये किसने किया और किसके कहने पर हुआ, यकीन ये किया आमिर फारूक साहब ने और किसके कहने पर हुआ, मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर तबसरा करने की हमें ज़रूरत नहीं है, कौम को ये मालूम है। मोहसिन नकवी साहब से के हवाले से भी खान साहब ने कुछ बातें कही हैं, चूँकि सहाफ़ी वहाँ पर मौजूद थे, और मोहसिन नकवी साहब के हवाले से ये काम ख्याल है कि वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की नुमाइंदगी करते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह फैसल वाडा हैं, बाकी लोग हैं, और मोहसिन नकवी साहब का पाकिस्तान की हुकूमत में होना ऑब्वियसली इसकी एक सपोर्ट और एक हिस्ट्री है, एंड देन इस्टेब्लिशमेंट उनके बिल्कुल पीछे साथ खड़ी है, और इसलिए वो पाकिस्तान की हुकूमत के अंदर निगरान हुकूमत में भी थे, और इस वक्त वो मौजूदा हुकूमत के अंदर भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। राना साहब ने ऐसे तो नहीं कहा था कि जनाब वो कुछ भी बन सकते हैं और उन्हें कुछ भी बनने से कौन रोक सकता है। तो किसी ने सवाल किया कि सर अगर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट मोहसिन नकवी साहब को भेजती है तो क्या आप उनसे मुज़ाकरात करेंगे? तो खान साहब ने इसका जी बड़ा दो टोक जवाब दिया कि ज़िले शाह की मौत का जिम्मेदार कौन है, और हमारे खिलाफ आईजी के साथ मिलकर मोहसिन नकवी ने पंजाब में हमारे ऊपर जो है क्रैकडाउन किया, तो हम इन्हें किसी सूरत भी जो है वो माफ़ नहीं करेंगे। और व्यूअर्स, आगे बढ़ने से पहले एक पाकिस्तान की सियासी जमातों से ये रिक्वेस्ट है, हम सबको करनी चाहिए कि अपनी अना को कौन जीता कौन हारा साइड पर रखकर इमरान खान के केसेस को ख़त्म करें और पाकिस्तान के लिए एक हो जाएं। आप जस्ट इमेजिन करें, इमरान खान अगर पाकिस्तान को लीड कर रहा हो तो पाकिस्तान के हालात कैसे बदलेंगे, पाकिस्तान की जो मईशत है वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी, क्योंकि इत्तेमाद शख्सियात से आता है। और हालात के अंदर जो इस वक्त हमें जिस तरह से एक शिद्दत नज़र आ रही है, चाहे वो कराची हो, चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे वो केपी हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो सिंध के इंटीरियर सिंध हो, हालात ऐसे नहीं हैं कि इन लोगों पर भरोसा किया जा सके। जो इत्तेमाद है सरमायाकार का वो कब बहाल होगा, जब पाकिस्तान के अंदर एक स्टेबल लीडरशिप आएगी जिसे दुनिया मानती है। तो अपनी अना को साइड पर रखकर और अपने मरूसी किरदारों को साइड पर रख कर के हमारे ख़ानदान ही पाकिस्तान के अंदर हुकूमत करेंगे, इस ख्याल से आगे आपको बढ़ना होगा और पाकिस्तान को आवाम के हाथों में देना होगा। अब जो एक इंतहाई अफसोसनाक कौमी असम्बली से जो पिक्चर्स इस वक्त आ रही हैं व्यूअर्स, अदालतों पर ताबड़तोड़ हमलों की तैयारी की जा रही है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया। 41 अरकान हैं जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इनकी शमूलियत PTI में रोकने के लिए हुकूमत ने इलेक्शन एक्ट में तब्दीली की तैयारी कर ली है। इलेक्शन एक्ट 2017 में मज़ीद तरमीम का बिल एजेंडे में शामिल कर लिया गया है। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल बिलाल अजहर क्यानी, औरंगज़ेब और जाफ़र जो हैं वो पेश करेंगे, और इलेक्शन कमीशन के जानिब से 39 PTI अरकान के नोटिफिकेशन जो है वो जारी किए गए। अच्छा, इसमें कोई नाम आगे पीछे हो गया हो तो मैं माज़रत चाहता हूँ, लेकिन ये एक्ट जो है वो लाया जा रहा है और इसका टारगेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। एक्ट में क्या चीज़ अहम होगी? एक्ट में तरमीम के बाद आज़ाद उम्मीदवारों का पार्टी सर्टिफिकेट और बयान हल्फी दूसरी बार जमा कराने पर पाबंदी होगी, और इस पाबंदी के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 41 MNAs जो दोबारा अपना डिक्लेरेशन जमा करवाने जा रहे हैं उनकी PTI में शमूलियत शुमार नहीं की जाएगी। आप बार बार ये कहते हैं ना कि आइन को रीराइट किया जा रहा है। सर, आप तो यहाँ पे आइन को अपने घर की लौंडी समझते हैं जिसके साथ जो मर्जी सलूक करें, क्योंकि वो आपकी प्रॉपर्टी है और आप उसके साथ जो मर्जी कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, ये जो लौंडी वाला कॉन्सेप्ट है ना, अब ख़त्म हो गया है। अब लौंडियाँ नहीं होती, हर चीज़ आज़ाद हो गई है, लिहाजा ये आइन भी आज़ाद है और ये महकूमों के लिए नहीं है, ये आज़ाद लोगों के लिए और पाकिस्तान की आवाम के लिए है। आपकी महकूम सोच होगी लेकिन पाकिस्तान की आवाम आज़ाद है, पाकिस्तान की पार्लियामेंट आज़ाद है, लिहाजा पार्लियामेंट को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल ना करें। आपने तो ये कहा ना कि रीराइट करते हैं, तो सरकार तुसी तो पूरे का पूरा एक्ट ही नवा लेके आ रहे हो। वाई? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का ये हुक्म आया और आप उस हुक्म को रोकना चाहते हैं। अच्छा, इसमें ना एक चीज़ याद ये रखिएगा कि कोई भी कानून या कोई भी एक्ट तरमीम जब उसमें आती है ना, तो उसका इतलाक फ्यूचर से होता है, माजी से नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अगर कोई फैसला देती है तो उसका भी इतलाक फ्यूचर से होता है, माजी से नहीं होता। लेकिन यहाँ पर क्योंकि मामला इलेक्शन और मखसूस नशिस्तों का था, उसके ऊपर एक फ़ैसला आया और इस फैसले के बाद अगर कोई तरमीम इसके बाद की जाएगी तो इसका इतलाक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर नहीं होगा। आप करके देख लें, और ज़्यादा दिनों की बात नहीं है, जस्टिस मंसूर की अदालत होगी, आप कटहरे में खड़े होंगे और फिर आपके वकला तैयारी कर रहे होंगे कि हमने क्या जवाब देना है और फैसला आप ही के खिलाफ आना है। आज महीने बाद आ जाए, 4 महीने बाद आ जाए, 6 महीने बाद आ जाए, लेकिन ये फैसला आपके खिलाफ आना है। व्यूअर्स, दूसरी तरफ
ये भी देखना होगा कि क्या ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तौहीन होगी, क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर खामोश रहेगी। 15 दिन में इलेक्शन कमीशन ने हर सूरत फैसले पर अमल करना था। 12 जुलाई को फैसला आया, आज 15 दिन गुजर चुके। अब ये बिल असेंबली में पेश होगा, इस पर बहस होगी और फिर ये मंजूरी के लिए सेनेट जाएगा, फिर सदर के पास पहुंचेगा। और इस सारे प्रोसेस में क्या इलेक्शन कमीशन पर तौहीन अदालत लगेगी या नहीं लगेगी, इसकी ना एक बड़ी आसान सी दलील है कि जनाब जो आइन साजी, कानून साजी पार्लियामेंट करती है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, ये जो मामला था काजी साहब ने जिसके ऊपर भरपूर सियासत की, इसके बाद पार्लियामान की कानून साजी में आप किसी तरह भी अमल दखल जो है वो नहीं कर सकते। लेकिन पाकिस्तान में अक्सर लोग ये सवाल करते हैं, जब हम बात करते हैं ना प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की और अदालतें इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती, तो डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली जो कासिम सूरी थे उसने एक रूलिंग दी, तो उस रूलिंग को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कैसे साइड पे हटा सकता है। यानी जब आपको सूट करता है ना, आप आइन की को रीराइट भी करते हैं, आप आइन की मुख्तलिफ तशरीह कौम के सामने रख देते हैं। तो ये कानून जो है ना, ये जो आपकी लौंडी बना हुआ है, मैं बार बार कहता हूँ कि अब लौंडी रखने का रिवाज और जो रिवायत है ये ख़त्म हो गई। वक्त बदल गया और आइन को आप अपनी लौंडी नहीं बना सकते। अब व्यूअर्स आपको ये भी खबर दे दें कि हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम किस तरह से हुई, बल्कि यतीम हो गई है। उमर अयूब साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है और आज से आपने ना इस हुकूमत को यतीम हुकूमत कहकर पुकारना है, चूँकि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट टेबल पर बैठ गई है इमरान खान से। और इस वक्त दोनों तरफ से जो सिग्नलिंग हो रही है वो शायद नून लीग को पसंद नहीं है। और अभी तो आप देखेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी मैदान में आएगी और वो अपने कार्ड्स खेलेगी, और पीपल्स पार्टी पीछे से बैठकर नून लीग का उजड़ने का एक तमाशा देख रही है कि किस तरह ये यतीम होंगे। और ऐन मुमकिन है कि कल को हमें कोई इत्तेहाद होता हुआ नजर आए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अगर ये सीटों का इत्तेहाद ना भी हुआ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अदालतों के ज़रिए उनकी सीट्स मिल भी गई, तो यकीन इस बात का पीपल्स पार्टी को ज़रूर है कि सिंध में हमें कम अज़ कम तंग नहीं किया जाएगा और हम गारंटीज़ लेंगे पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से। हाँ, पंजाब में जो कुछ होता है वो होता रहे। अब इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उमर अयूब साहब ये कहते हैं कि इमरान खान हुकूमत के खिलाफ तहरीक एतमाद के बाद और लंदन प्लान के तहत आने वाली मुस्लिम लीग नून हुकूमत में डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में मुसलसल कमी वाक़या हो रही है, जिससे बिजली की कीमत बढ़ती रही और अवाम पर बोझ पड़ता रहा। अब ये अवाम ही के पैसे, यानी अवाम को दिखाकर जो पाकिस्तान से बाहर जो इनके दोस्त बैठे हुए हैं, जो मुख्तलिफ ममालिक से कर्जा लिया जाता है ना, पाकिस्तान की मुफलिसी, अवाम की मुफलिसी को दिखाकर, गुर्बत को दिखाकर, मसाइल को दिखाकर, अब उसी पैसे को अवाम पर खर्च करके ये एहसान कर रहे हैं। पहले अवाम को उनके पैसे पर डाका डालते रहे कई बरस से। जस्ट इमेजिन करें, सिंस 2014 से अरबों रुपया मुख्तलिफ IPPs को जा रहा है। 2014 में डॉलर की क्या कीमत थी और आज डॉलर कहाँ पर पहुंच गया। हमारी मैशत तो ठीक नहीं हुई, हमारा रुपया तो नीचे आ रहा है, तो फिर फ़ायदा किसका हुआ। इतने की तो IPPs जो आपने इंडिपेंडेंट ये पावर प्रोजेक्ट्स जो प्लांट्स लगाए, इनकी अपनी कीमत नहीं थी जितने पैसे पाकिस्तान की अवामी ने दे चुकी है। उमर अयूब साहब ये भी कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने ज़र मुबादला 70% ऐसे प्रोजेक्ट्स पर लगाया जो मुकम्मल फ्यूल और इम्पोर्टेड एनर्जी पर चल रहे थे। नून लीग ने मुल्क में कुदरती ज़राए से हासिल होने वाली बिजली के मंसूबे ख़त्म कर दिए। ये हालात हमें 2018 में विरसे में मिले थे, लेकिन इसके बावजूद हमने अपने दौरे हुकूमत में बिजली की पैदावार, इसके इस्तेमाल, लोड सेंटर्स और बिजली की कीमत से मुतल्लिक एक दस्तावेज़ जो है वो तैयार की। अच्छा, इसमें ना मैं एक रिकॉर्ड की दुरुस्तगी कर दूँ। तनकीद ये हो रही है उमर अयूब साहब पर कि जनाब अगर ये मुआहदे गलत थे तो आपने इनको रिन्यू क्यों किया। मैं आपको एक बात ये बता देता हूँ कि पाकिस्तान ये रिन्यू इस तरह नहीं हुए। जो शराइत जब इनको ड्राफ्ट किया गया वो 15-20 साल यानी 2036 तक का ये मंसूबा जो है वो दिया गया, तो इनको रिन्यू करने का तो सवाल पैदा नहीं होता। यानी जिनकी हुकूमत बाद में आई, आप उन्हें इसकी गलती उनके ऊपर मलबा डाल रहे हैं। जिन्होंने ये मुआहदे किए वो अपने आप को बरी जमा करार दे रहे हैं। ये नहीं हो सकता। गलतियां आपकी थी, पैसे आपके दोस्तों की जेबों में जाते रहे और पाकिस्तान की आवाम अब इससे जो मेगा स्कैंडल है बिजली का, इससे वाकिफ हो गई कि असल में बिजली पाकिस्तान के अंदर लागत से ज़्यादा जो टैक्स की मद में पैसा ले रहे हैं वो क्यों लिया जा रहा है। उमर अयूब साहब ये भी कहते हैं कि 2018 से कबल नून लीग हुकूमत के दौरान गर्दिशी कर्जे 45 अरब रुपये माहाना था। इस भाव को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत 10 अरब रुपये माहाना पर ले आई।
اب یہ دوبارہ 45 سے 50 ارب روپے ماہانہ پر چلا گیا۔ کیپیسٹی چارجز کا مطلب یہ ہے کہ آپ بجلی بنائیں یا نہ بنائیں، ان بجلی گھروں کو پیسہ وصول آپ نے یعنی ان سے پیسہ وصول جو ہے وہ آپ سے کریں گے۔ نون لیگ حکومت کے غلط معاہدوں کی وجہ سے کیپیسٹی چارجز جو 2018 میں 2050 ارب روپے تھے وہ اب 2800 ارب روپے تک پہنچ گئے ہیں۔ شبلی فراز صاحب نے بھی جی کچھ باتیں اس میں کہی ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ توانائی شعبے میں اس غلط نظام کی بنیاد 1994 میں پاکستان پیپلز پارٹی نے رکھی۔ میں آپ کو کئی دنوں سے بتا رہا ہوں کہ بے نظیر نے یہ سارے معاہدے کروائے، بعد ازاں نون لیگ نے بھی اسی نظام کو چلایا، چونکہ نون لیگ کو جب پتہ چلا کہ یار پیپلز پارٹی والے تو بہت پیسہ بنا کر چلے گئے، تو کیوں نہ ہم بھی عوام کا اسی طرح خون چوسیں، اور یہ بڑا اچھا طریقہ ہمیں بتا دیا کہ یہ مہنگے پاور پلانٹ لگائیں گے، اور جو اس پہ ایک شک رکھی ہے اسے ہم استعمال کر کے کس طرح سے ہم یہ پورے نظام سے اپنا فائدہ جو حاصل کر سکتے ہیں۔ اب پاکستان تحریک انصاف کو ایک بڑی تحریک کی ضرورت کیوں ہے، اس کا بھی جواب دیا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت ملک میں ایک ہی مسئلہ ہے، اور وہ ہے بجلی کے بل آنے والے کچھ دن لوگوں کے لیے کافی مشکل ہونے والے ہیں، کیونکہ بجٹ اور ٹیکس کے بعد نئے بل اس مہینے آئیں گے، اور اسی لیے گوہر اعجاز آئی پی پیز پر بات کر رہے ہیں، اور اجماع الحق کاکڑ آئی پی پیز پر بات کر رہے ہیں۔ جماعت اسلامی اس مسئلے پر دھرنا دے رہی ہے، ایم کیو بھی بجلی کے بلوں پر بات کر رہی ہے، اور اب بالآخر پاکستان تحریک انصاف بھی اس پر بات کرنا شروع ہو گئی ہے۔ تو یہ حکومت کے لیے ایک طرح سے بہت ہی مشکل صورتحال پیدا ہو رہی ہے۔ میں ویورز آپ کو یہ بھی خبر دے دوں بشریٰ بی بی کے حوالے سے، بشریٰ بی بی پر جی 11 مقدمات اور رؤف حسن کی ضمانت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جی بشریٰ بی بی کے خلاف درج کیسز کی تفصیلات فراہمی کیس میں اہم پیش رفت ہوئی ہے، اور نیب پروسیکیوٹر نے عدالت کو یہ بتایا جی کہ بشریٰ بی بی کے خلاف نیب میں 4 کیسز درج ہیں، 3 کیسز راول پنڈی میں اور 1 کیس نیب لاہور میں درج ہے۔ راول پنڈی پولیس نے بشریٰ بی بی کو جی ایچ کیو حملے سمیت 9 مئی کے 11 کیسز میں ملزم نامزد کرتے ہوئے ان کے خلاف ضلع راول پنڈی میں درج 11 مقدمات کی تفصیلات بھی ہائی کورٹ میں پیش کر دی ہیں، اور جو سی پی او راول پنڈی نے اپنی رپورٹ ہائی کورٹ میں جمع کروا دی ہے، اور کیس کی مزید سماعت پیر تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ بشریٰ بی بی کا 9 مئی سے تعلق کیا ہے؟ کیا بشریٰ بی بی 9 مئی کے احتجاج میں شریک تھی؟ کیا حکومت کے پاس ان کے لیے کوئی ثبوت، ان کے خلاف کوئی ثبوت موجود ہے؟ بشریٰ بی بی کے 9 مئی الزامات کیا یہ ثابت کر پائیں گے؟ اور پھر رؤف حسن کا جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ عدالت کی طرف سے مسترد کر دیا گیا ہے۔ اور ویورز آپ کو یہ بھی خبر دے دیں کہ پاک فوج نے لیفٹیننٹ کرنل ریٹائرڈ اکبر حسین کو فوجی اہلکاروں کے خلاف بغاوت پر اکسانے کی سزا جو ہے وہ سنا دی ہے، اور پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق ایک ریٹائرڈ افسر لیفٹیننٹ کرنل اکبر حسین کا فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کیا گیا۔ لیفٹیننٹ کرنل اکبر حسین کو فوجی اہلکاروں کو بغاوت پر اکسانے کا الزام میں سزا سنائی گئی۔ اکبر حسین کو 10 مئی 2024 کو 14 سال کی سخت قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ مجاز عدالت نے مناسب عدالتی عمل کے ذریعے اکبر حسین کو مجرم قرار دیا تھا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق سزا کے مطابق جو دی گئی، افسر کا رینک 26 جولائی 2024 کو ضبط کر لیا گیا ہے، جبکہ سابق میجر عادل رفیق راجہ اور سابق کیپٹن حیدر رضا مہدی کا بھی کورٹ مارشل کیا گیا، اور دونوں کو آرمی ایکٹ کے تحت فوجی اہلکاروں کو بغاوت پر اکسانے کے الزام میں سزا دی گئی ہے۔ عادل راجہ کو 14 اور حیدر رضا مہدی کو 12 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق عادل راجہ اور حیدر مہدی دونوں کا عہدہ بھی ضبط کیا گیا۔ دونوں پر سزا کا اطلاق 21 نومبر 2023 سے ہوا تھا۔ دونوں کو ریاست کے تحفظ اور مفاد کے خلاف کام کرنے پر سزا جو ہے وہ دی گئی ہے۔ ویورز یہ شو تھا آج کا ہمارا، اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔